नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे बजट सत्र के शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हो रही बयानबाजी और वार पलटवार की। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार से हर वक्त दुखी है। सरकार किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सरकार लोगों को यह भरोसा दे रही है कि बजट जनहित में होगा, हर वर्ग पर इसमें फोकस किया जाएगा। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश की सियासत 360 डिग्री घूम रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जहां कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर चुन चुन कर वार की। किसानों के मुआवजे से लेकर बेरोजगारी, निजी नौकरियों में 75% आरक्षण और भर्ती घोटाले पर सरकार को जमकर घेरा। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है। चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी बढ़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी था अभी और रबी का तो अभी इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूँ, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला। वही कंपनसेशन दिया है और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई, ना तो निकासी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की मतलब बिजाई भी नहीं हुई। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी का मामला है, आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर और लगातार चलता है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, शायद असेंबली में उन्होंने कहा कि ये CMI जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी हम वो करेंगे, शायद अखबार में पढ़ा था, शायद मुकदमा करेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आते। CMI की रिपोर्ट का यूपी में तो वहां के मुख्यमंत्री हर बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी CMI की रिपोर्ट ये है, बेरोजगारी दर ये है, और यहाँ कह रहे CMI की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। तो कौन सी बात ही एक ही तो गलत है, या तो हरियाणा सरकार गलत कह रही है, यूपी सरकार गलत कह रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी इसमें पीछे नहीं है। कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार से हर वर्ग परेशान है। साथ ही कहा कि आखिरी सांस तक किसानों के हित की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, चाहे कितनी बार भी जेल भेज दिया जाए। जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और छोटी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। इस सब के लिए इन्हें लोगों के हितार्थ से काम करने की बजाय उनके ऊपर टैक्स महत्वपूर्ण लाभ दिया और ऐसे गलत कानून बना दिए, जिसकी वजह से आज किसान कोई हल नहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भरोसा दिलाया कि सरकार बजट के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखेगी। देखिए, जो नॉर्म पहले से थे वो
उन सभी नियमों का पालन उसी प्रकार से किया जाएगा। और पहले हमने 10वीं से 12वीं तक के खोल दिए थे, वो ठीक से चल रहे हैं। और अभी हमने पहली से 9वीं तक की क्लास के जो है सारी क्लासें खोल दी। आज से बच्चे आने शुरू। उपस्थिति कैसी रही हो तो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन सभी में उत्साह है, बच्चों में भी, अभिभावकों में भी, और टीचरों की भी ऐसी इच्छा थी कि खुलना चाहिए। तो सभी की मांग भी थी, और जिस प्रकार का माहौल है, कोविड का संक्रमण जो है वो बहुत कम होता जा रहा, उसको देखते हुए उसको खोलने का निर्णय लिया। देखिए, अब तक जितने भी बजट रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बजट प्रस्तुत हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई परंपरा शुरू की है। पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया तो उन्हें सभी विधायकों को सुझाव के लिए बुलाया था, और उसके बाद भी उन्होंने हर बार विधायकों से सुझाव लिए, और उन सुझाव को इम्प्लीमेंट भी करते हैं हर बार। और जब वो बड़ा उत्तर देते हैं तो उस टाइम उसकी जानकारी देते हैं कि किस विधायक ने क्या सुझाव दिया था। तो बिल्कुल आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से सियासी बयानबाजी की जा रही है, जहां सत्ता पक्ष की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि भाई आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जो बजट होगा वो आम जनता के हित में होगा, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि सरकार से हमें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मीडिया के सामने आते हैं और चुन चुनकर सरकार के ऊपर वार करते हैं। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला भी इसमें पीछे नहीं रहते, और ओम प्रकाश चौटाला का भी ये कहना है कि बीजेपी से सब दुखी हो गए, इस गठबंधन सरकार से सब दुखी हैं, और इसीलिए सरकार का जाना तय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, 1000 बार उनको जेल जाना पड़े, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो जेल जाएंगे, लेकिन इनकी आवाज को वो उठाते रहेंगे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपसे हम परिचय करा देते हैं। वंदना पोबली जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की ओर से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ हैं, इनेलो के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले संजीव भारद्वाज जी, मैं आप ही के पास आते हुए सर, जितनी भी बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई हैं, आप कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे पहले भी ऐसे ही आरोप लगाते रहे, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात तो कही नहीं गई है, या आपको लग रहा है कुछ ऐसा कि हाँ कुछ नई बात कुछ ऐसी कही गई है जो आपको लगता है कि हाँ उसको सुनना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए? आप देखिए, इसमें है ना अमित जी, मैं आपको बताऊं जी, आपके माध्यम से आपके देखने वालों को भी बताऊं कि नई बात का क्या मतलब है। जो विषय है, विषय आज तक कोई भी विषय मतलब पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ छलावे की बातें या छलावे के कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। आज आप देखें कि प्रदेश के अंदर तकरीबन 2.5 लाख करोड़, जैसे हमारे सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि तकरीबन इनके 8 साल में 60,000 का कर्जा 1966 से लेकर अब तक 2.5 लाख करोड़ हो चुका, और 2.5 लाख करोड़ के बाद भी समस्याएं हैं कि कोई सॉल्व नहीं हो रही। अब आप देखें कि किसान सड़कों पे है, युवा सब सड़कों पे हैं, एम्प्लॉय सड़कों पे हैं, कौन सा वर्ग ऐसा है जो सड़कों पे नहीं है? फिर ये बार बार 8 साल पहले जो कांग्रेस सरकार थी उस पर ब्लेम करते हैं। 8 साल की अपनी कार्यशैली को ये बताएं कि किस फील्ड में बेरोजगारी होती है कि ये आंकड़े हैं। ये आंकड़ों के मुताबिक नंबर 1 पे छोटा सा हमारा हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया। स्वास्थ्य की बात होती है तो 11वें नंबर पे पहुंच गया। अगर किसी भी फील्ड में आप बताएं, किसान है मुआवजा देंगे, मुआवजे की एक फसल का मुआवजा जो 550 करोड़ है। कल मैं दूसरे टीवी चैनल पे था और हमारे साथी प्रवक्ता ने, सत्तारूढ़ दल के ने बताया कि मुआवजे की राशि डीसीज को भेज दी गई है। अगर डीसीज को भेज दी गई है वहां अधिकारियों को, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में अब देखें, अब दूसरा फिर मुआवजा जो अब बारिश हुई है जिसकी वजह से फिर फसल खत्म हो गई है। तो कुल मिला के मैं अमित जी आपके माध्यम से बताऊं
कि बजट बनाना ना बनाना, कौन अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन मान रहा है, एक वर्ग बता जो सेटिस्फाइड है। जिस तरह से हमारे आज CLP लीडर ने पूछा है, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूछा है कि कोई वर्ग तो बता दें जो सेटिस्फाइड है। अब ये कहते हैं 75% किसान, 75% हरियाणा के बेरोजगारों को हमने आरक्षण कर दिया, लेकिन वो कितना बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, कितना बड़ा छलावे की बात है वो कि जो 15 साल का यहाँ का हरियाणा का निवासी होना चाहिए था, जो सर्टिफिकेट 15 साल का, उसको 5 साल का कर दिया। वो 5 साल में तो सारे ही तकरीबन बाहर के लोग, कोई भी कुछ काम करने आएगा वो 5 साल के संजीव जी, मैं लौटा हूं आपके पास। वल्लभ पोपली जी, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा को सब क्यों दिखाई नहीं दे रहा? वो तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी में किस तरीके से हरियाणा पहले नंबर पर है, भ्रष्टाचार किस तरीके से चरम सीमा पर पहुंच चुका है, किसानों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बातें उन्हें गिनाई उन्होंने, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना भी होगा। देखिए अमित जी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना था, विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है। आपने अभी कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने प्रदेश के लिए काम करके दिखाया है, और वो लगातार, हम जब भी आपके साथ डिबेट में बैठते हैं तो आंकड़ों के साथ बताते हैं, तो आज भी मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले शीत सत्र आया था। शीत सत्र का आखिरी दिन मुझे याद है, यही हुड्डा जी बैठे थे, साथ में किरण चौधरी जी थी, साथ में गीता बुक्कल जी थी। तो क्या स्टेटमेंट थी, मैंने अभी तक उनको लिखा भी हुआ है कि जब उन्होंने प्रश्न उठाया, जब अनिल नागर को लेकर जो प्रश्न उठे थे, तो उस समय उन्होंने क्या कहा, आपको नहीं कह रहे, आप ईमानदार हैं, आपको दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन वो आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि जनता को दिखाना है कि हम आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ इकलौता कारण है, अंदर से ये लोग भी मानते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और प्रदेश की जनता में सभी को जो है अच्छे से, कोई भी वर्ग हो, सबके साथ अच्छा न्याय किया जा रहा है, उनके साथ अच्छा काम किया जा रहा है। यहाँ पर अभी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो मतलब ये वर्गों का पूछ रहे थे कि सभी वर्ग है वो असंतुष्ट है। मैं बता देती हूँ कौन कौन से वर्ग असंतुष्ट है। कांग्रेस का वर्ग असंतुष्ट है, NLD का वर्ग असंतुष्ट है, और आप असंतुष्ट रहेंगे क्योंकि दिख रहा है कि जनता के लिए जो है काम हो रहा है, तो तकलीफ तो होगी, वाजिब है, मुझे समझ आता है इस चीज का। अब बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठा दिए। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेरोजगारी को लेकर, इन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाया, उन्होंने CMIE की रिपोर्ट, मैं हुड्डा जी का भी जवाब दूंगी यहाँ पर, हालांकि मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई यहाँ पर बैठे उन्होंने इस बात को नहीं उठाया। CMIE के आंकड़ों के बारे में हुड्डा जी बोल रहे थे। CMIE का आंकड़ा एक साल में क्या कहता है, एक तिमाही में कि बेरोजगारी 2% है, फिर उसके बाद वो कहते हैं 48%, फिर कहते हैं 37% है। और मैं आपके सामने एक आंकड़ा और रखना चाहूंगी, ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार का। वो क्या कहता है, हरियाणा में 9.9 है, राजस्थान की 15.1 है, और पंजाब की 10.8 है। ये मेरे पास यहाँ पर आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रही हूँ बेरोजगारी के। CMIE क्यों इस प्रकार के आंकड़े दे रहा है, यूपी का भी यहाँ पर जिक्र किया हुड्डा जी ने, उसका भी मैं जवाब दूंगी। इसका कारण है चिदम्बरम जी के मित्र हैं, उनका घोटाले में अजय शाह जी का नाम है जो CMIE के मालिक हैं, और हरियाणा उनको सूट करता है। रणदीप सुरजेवाला जी के मित्र हैं और बिल्कुल सूट करता है, उनकी राजनीति यहीं से चलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गलत दिखाने का एक तरीका, और सब जगह गलत दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जो हुड्डा साहब ने कहा, कोशिश की जाती है। वल्लभ पोपली जी ने, जो हुड्डा साहब ने कहा कि भाई यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी सरकार को वही आंकड़े पसंद आते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हीं आंकड़ों को नेग्लेक्ट करती है। तो सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि यूपी में भी आपकी सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। अगर वहां की सरकार उसको स्वीकार कर रही है, वहां की सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है? सवाल ये है। बिल्कुल अमित जी, मैंने आपके प्रश्न उठाने से पहले खुद ही इस वक्तव्य को उठाया और उसका जवाब मैं दे रही हूँ, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी के मित्र हैं, केंद्र में बैठे हैं रणदीप सुरजेवाला जी, और हरियाणा की राजनीति उनको सूट करती है, तो हरियाणा को खराब दिखाना कहीं ना कहीं उनके मित्र की जिम्मेवारी बन जाती है।
और सब कुछ खराब दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्शन भी हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हरियाणा सरकार इस दिशा में सोच रही है कि जिस प्रकार से गलत आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लॉजिकल सी बात है। आप ये बताइए 48% हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार। अगर आपको लग रहा है वंदना पोपी जी कि सीएमआई की रिपोर्ट गलत है, सीएमआई की रिपोर्ट अगर गलत है, आपको ऐसा लग रहा है, आपकी ओर से बार बार ये भी कहा जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई हम सीएमआई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो बता दीजिए कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कार्रवाई की है आपने उसके खिलाफ? अगर आपको लग रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि आपकी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, गलत आंकड़े लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं, तो आप एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए। कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कोई एक्शन हुआ है क्या या सिर्फ बयानबाजी हुई है? आपकी बात सही है कि कार्यवाही करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही, लेकिन हमने इस चीज को समझा है कि प्रदेश की जनता पे इस रिपोर्ट का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हो सकता है छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो, अगर हमें लगेगा तो हम इसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हो सकता है इसमें प्रोसीडिंग भी चल रही हो और जो भी होगा वो आपके सामने आएगा, तो कार्यवाही करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें सुन रही थी, 75% रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हैं, वो बता दें हुड्डा जी ने क्या कहा था। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि हम तो 90% दे देंगे आरक्षण। अब ये कह रहे हैं कि 75% ठीक नहीं है। तो मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है सुनकर कि ये दो तरह की बातें किस प्रकार कर सकते हैं। एक बार लगा कि अरे 75% की बात हो रही है, कहीं हम पीछे न रह जाए तो 90% की बात कर लेते हैं, और आज फिर कहते हैं कि 75% गलत है। और दूसरी बात, एक चीज अगर कोर्ट में गई है तो कोर्ट सीधा उसको क्या करता है, उसको स्टे देता है कि अब इस पे स्टे है, इस पे जो ग्रीवेंस है वो सुनी जाएंगी और उसके बाद वो सामने आएगा। हमने इतना समय इंतजार किया, 2-4 महीने और इंतजार कर लेंगे। और ये जो 75% वाला है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सभी मैं लौट रहा हूँ आपके पास रजवन जी, मैं आपके पास आते हुए आपके पास मैं लौट रहा हूँ। रजवन जी, मैं आपके पास आते हुए सर, आज हम सुन रहे थे ओम प्रकाश चौटाला को। ओम प्रकाश चौटाला ये कह रहे थे कि देश और प्रदेश से भाजपा का जाना तय है। वो ये कह रहे थे कि अगर किसानों और नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको 1000 बार जेल जाना पड़े तो वो जाएंगे। तो सर जेल वो गए तो जेल तो उनको अदालत ने भेजा ना, इसमें क्या बीजेपी का कोई रोल थोड़ी था? कहना क्या चाह रहे थे, थोड़ा समझाइए। चौटाला साहब का कहना जी, चौटाला साहब की जो भावना थी, उनकी भावना को एक बार देखिए। वो ये चाह रहे हैं कि जो आज युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा, उनका कहना उन पर है कि भाई युवाओं को जो आज भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार देने में जो नाकाम रही है, अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी 75% का जो आरक्षण के जो बारे में बात कहा था, ये इस 75% के आरक्षण को लाकर 5 बार ये अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। जिस दिन लागू किया, कभी अखबारों में खबर दे दी, कैबिनेट के वहां पे विधानसभा में पास किया, मतलब हर बार जब भी ऐसी कोई बात आती है, बार बार ये कह देते कि 75% का आरक्षण लागू कर दिया। और आज हालात क्या हुआ कि कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। सरकार भी यही चाहती थी कि क्यों स्टे क्यों दिया, क्योंकि शायद ये उसकी पैरवी अच्छे से नहीं कर पाए तभी तो, या फिर उसमें कोई इतनी मैं जवाब दे दूं, ये कहे कि हमने अच्छा काम किया है, तो अच्छा काम नहीं किया इन्होंने युवाओं को भ्रमित करने का काम किया था। इन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था जिससे युवाओं को फायदा ना मिलकर केवल उनको गुमराह करने का काम किया था। चौटाला साहब ने वही चीज कहा कि युवाओं को अब गुमराह नहीं होना पड़ेगा अगर बीजेपी सरकार। लेकिन रजवन जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। रजवन जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आपको लगता है कि जो मामला सब जुडिस हो उस पर इस तरीके से टिप्पणी करना ठीक है? वो तो अदालत को फैसला करना है। अब गेंद अदालत के पाले में है ना सर, ना इसमें आप कुछ करेंगे ना कोई और कुछ करेगा। मैं आपको क्या चीज कह रहा हूँ, भाई सरकार को जो करना था, लेकिन रजवन जी मेरी बात तो सुनिए आप, रजवन जी मेरी बात तो सुनिए आप। भाई सरकार को जो करना था सरकार ने कर दिया। सरकार को कानून बनाना था, सरकार उस कानून को अपनी जमा पहनाना चाह रही थी, सरकार वो कर चुकी है। उसके बाद उसको चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो अब तो गेंद जो है वो अदालत के पाले में है ना सर, वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में, वो अदालत को फैसला लेना है। स्टे क्यों हुआ है जी उस मामले में? कभी एक चीज है, जब आप अपने किसी केस की पैरवी ठीक से नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट तो स्टे देगा ही ना। मैं वही तो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। उस कानून में कोई खामियां नजर आई होगी कोर्ट को, तभी तो उस पर स्टे दिया है। ये 75% स्टे का मतलब क्या होता है? रजवन जी, स्टे का मतलब क्या होता है? रजवन जी, स्टे का मतलब क्या होता है? एक प्रश्न का जवाब, सिर्फ एक प्रश्न का जवाब। मैं कह रहा था कि अभी लोगों को जो रोजगार देने की जो बात कह रहे थे, रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रहे। ना तो कोई ऐसी जो भर्तियां जो हुई है उन पे किसी न किसी तरह का स्टे आ जाता है, चाहे वो भर्तियां रद्द हो जाती है,
कि कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे थे कि इनेलो के या कांग्रेस के जो लोग नाराज हैं, इस सरकार से नाखुश है, उनका काम नहीं हो रहा इस वजह से। असल में नाराज इस सरकार से है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी है। वंदना पोपली जी का मुझे नहीं पता कि ये नाराज है या कार्यशैली से सरकार की से खुश है, लेकिन सरकार के जो कार्यशैली है उससे आम जनता के साथ साथ बीजेपी के लोग, बीजेपी के पदाधिकारी भी नाराज है, क्योंकि उनको पता है कि ना तो सरकार के जो अधिकारी जो बैठे, ना तो वो सरकार की कुछ सुन पा रहे और ना ही जनता का कोई काम कर पा रहे। अब ये लिपापोती करके जनता को टीवी चैनल पर बैठकर भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं। सीएमआई की रिकॉर्ड की अगर बात करें तो जब उसमें यूपी की बात अगर आती है या गुजरात की बात आती है तो सीएमआई की रिपोर्ट को आगे रख देते हैं, और हरियाणा की जब बात आती है तो उसको कहते हैं कि हम इसको ये रिपोर्ट लागू नहीं होगी, हमारे इसमें सीएमआई का कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग कहां तक इस चीज को, एक व्यक्ति के दो चेहरे, मतलब एक ही चीज पे ये अलग अलग पक्ष रख रहे हैं। इन लोगों से पूछे तो सही, सरकार में किया क्या है? रजवन जी नहीं है। जब तक सरकार, रजवन जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं। संजीव जी हाथ उठा रहे बहुत देर से। संजीव जी बोलिए। अमित जी, हाँ जी बोलिए। इस सरकार का जो काम है 2.5 लाख करोड़ रुपए तक कर्जा पहुंच गया। अब आप देखें कि आम आदमी को क्या मिल गया और क्या नहीं। डे बाय डे वो जो हमारे ऊपर कर्जा है इस प्रदेश के पैदा होने वाले बच्चे पे भी कितना इफेक्ट करेगा आप देखें। अगर ये 3 साल और, मेरे ख्याल तो जिस स्पीड से ये चल रहा है 4 लाख करोड़ से कम कर्जा नहीं होगा। किसको क्या दिया क्या नहीं दिया, हम टीवी पे बैठ के आपस में कोई डिबेट करते हैं, कोई बात करते हैं। हकीकत ये है कहीं ना कहीं अधिकारियों, या अभी मेरी साथी प्रवक्ता पोपली जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को हुड्डा साहब ने कहा भाई हम मानते हैं ईमानदार आदमी हैं, तो ये तो कितना बड़ा दिल, ये हमेशा इस बात को भी ये एडवर्स रिमार्क्स देते हैं कि भाई हमने ये कह दिया। अगर एक आदमी के ऊपर कोई बात नहीं है और हमने खुल के, अगर हम किसी भी वर्ग का कोई सपोर्ट करते हैं, संजीव जी अगर हमारे समय की कमी नेता विपक्ष और आज हमें थोड़ा सा पहले इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। संजीव जी संजीव जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। वंदना पोपली जल्दी से 30 सेकंड आपके पास। ये तो नहीं ना कि भाई सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हर अधिकारी, हर जो मंत्री, वंदना पोपली जल्दी से, वंदना पोपली जी जल्दी से बोलिए। 1 मिनट मेरी बात बीच में रहेगी। मैं संजीव जी मौका दूंगा आपको, समय बचेगा तो मैं आ रहा हूँ आपको। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मन की बात सुनने की इनकी ड्यूटी लगाई गई है। अब किसने लगाई है ये मुझे मालूम नहीं, ये बताएंगे बेहतर। और दूसरी बात, यहाँ पर ये रोजगार की बात कर रहे थे तो मैं आपके सामने कुछ डेटाज रखना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं इनके समय में तो टोटल 5 साल में जॉब्स मिली थी 5,125, और हमारे समय में अभी तक हम 84,000 जो सरकारी नौकरियां हैं वो दे चुके हैं। 5.5 लाख हमने प्राइवेट नौकरियां दी हैं। इसके अलावा 48,000 उद्योग नए आ चुके हैं। 1,69,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। इन सब चीजों के बावजूद भी आपका अगर रोजगार नहीं दिखाई देता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है रजन जी आंखें लेकर बैठे, वंदना पोपली जी इतना सब गिना रही है, अभी भरोसा नहीं हो रहा आपको? बता देंगे, हम सुन के चले जाएंगे। दूसरी बात आपने कहा पैरवी की, ठीक है रजवन जी बात कह रही थी, मुझे लगता है आपको स्टे के बारे में जानकारी नहीं है जी। अगर कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो कोर्ट ये मानता है कि ग्रीवेंसेस नहीं बढ़ जाए तो उसको उस पर स्टे दे देता है। हर एक चीज पे स्टे होता है। आप यहाँ पे जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकती। जब भी केस चलेगा तो पहले उसको यथास्थिति में रोक दिया जाएगा, फिर उसमें केस चलेगा। और आप कह रहे हैं कि पैरवी ठीक से नहीं की, हम तो सुप्रीम कोर्ट चलेगा इमीडिएटली, और आप कह रहे पैरवी ढंग से नहीं की। मतलब आपको अपने चश्मे से जो चीजें सही दिखती हैं आप उनको करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्जा बढ़ाने की बात की थी यहाँ पर, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मुझे याद है उदय योजना के अंतर्गत 29.5 करोड़ जो बिजली कंपनी का कर्जा था उन्होंने अलग रखा हुआ था ताकि दिखा सके कि कर्जा कम है। हमने सरकार के लेवल पे उस पर कर्जा लिया ताकि जो कर्जे का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाए, इसलिए वो इमीडिएट दिखाया गया।
हुड्डा सरकार से हमारी कर्जा लेने की जो स्पीड है वो कम है। अगर 1 लाख रुपए का कर्जा है तो 12 लाख का मालिक भी ठीक है। वंदना पोपली जी, वंदना पोपली जी, प्रतिभक्तियां कितनी मैं बड़ी, रजवन जी मैं लौट रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ। 1,47,000। रजवन जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ, आपसे जवाब लूंगा मैं। आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद, जल्द लौट रहे हैं।